Assalamu alaikum, Bilal. Thank you so much for being a guest on my podcast. It's a pleasure to have you, and I hope we will have a fruitful discussion. वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया उसामा टाइम निकालने के लिए और बहुत अच्छा लगा बहुत से बात देखकर। ओके, अच्छा बिलाल, सबसे पहले कि हम टॉपिक्स की तरफ आएं, मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है उनको पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें कि बिलाल कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस। तो एक बड़ा ब्रीफ सा अपना इंटरव्यू दें हमारी ऑडियंस को, ताकि दे गेट एन आइडिया कि वो किसको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट में। श्योर। तो मेरा नाम बिलाल यासिर है। बेसिकली मैं पाकिस्तान के सिटी खंग की तहसील है शोरकोट। बेसिकली मैं शोरकोट से हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है नस से। 2013 से 2018 तक वहीं मैं उसामा को मिला और हमने एक सेमेस्टर इकट्ठा पढ़ा उसामा और मैंने। उसके बाद से मैंने जॉब की पाकिस्तान में नेस्पाक के साथ और एनएचए के साथ सीपेक प्रोजेक्ट पे। और उसी दौरान मैं फिर एक टर्म यूएस भी गया, वहाँ मैंने पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में। और पाकिस्तान से फिर जब जॉब मैंने की एक साल, उसके बाद मैं आ गया कनाडा यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। आजकल मैं वैंकूवर में होता हूँ और यहीं पे जॉब कर रहे हैं। कंपनी है पीसीएल के नाम से, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हम लोग एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे एक तरीके प्रोडक्शन है। ओके, वेरी गुड। आई थिंक जो आपका करियर पाथ अभी तक रहा है एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को लेके, इट वुड बी अ बिग एस्पिरेशन फॉर द यंग ग्रेजुएट्स एंड फ्रेश फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, लेट्स से। सो आई होप के योर एडवाइस वुड बी थैंक्स। वेरी फ्रूटफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन तो जारी बात है, एक बड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान हम्म। में, इवन मेरी भी एग्जांपल यही है कि आई डिड सिविल इंजीनियरिंग बट आई नेवर न्यू कि सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है या वो कर क्यों रहे हैं। आपकी स्टोरी भी सिमिलर है या आपको पहले से ही आइडिया था कि नहीं यार सिविल इंजीनियरिंग बॉब द बिल्डर ही बनना है? सिविल इंजीनियरिंग कैसे कैसे वो हो गई? मेरे ख्याल से जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी तो तीसरे सेमेस्टर में मुझे पता लगा था कि मैंने आर्किटेक्चर करनी थी। तो नक्शे बनाना, ये करना वो करना, बेसिकली आर्किटेक्चर वाला काम जो मैं करना चाहता था। बट तब तक काफी लेट हो चुका था। देयर वाज नो वे बैक। तो बात ठीक है, क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान में कि सिविल इंजीनियर क्या करता है, असल में काम क्या है। वो कहते हैं कि बिल्डिंग्स बनाता है। और लोगों को अगर मुझे पहली चीज आती है ना कि बिल्डिंग दिखेगी कैसे, अंदर नक्शा कैसे होगा बिल्डिंग का, वो आर्किटेक्ट वाला काम लोग मिक्स कर देते हैं। अ, एक तो ये चीज है। बाकी ये है कि मेरे ख्याल से जब जब हमने जितना पढ़ना स्टार्ट किया, सेमेस्टर गुजरते गए, इंटरेस्ट डेवलप होता गया, स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया, थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलप हो गया। तो थोड़ा सा बॉब द बिल्डर बनने का शौक पैदा हो गया है at the end। सही सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की है, एक बड़ी एक्सटेंसिव डिग्री है। यू स्टडी एवरीथिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर हो गया, जियोटेक हो गया, वाटर हो गया, एवरीथिंग। फिर आपने हम्म। यूएसए में एक सेमेस्टर लगाया यू ग्रेड पे। उसके बाद आपने 2 साल मास्टर्स में लगाए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में। ज़रा हल्का सा कंपैरिजन करके बताएं कि पाकिस्तान में जो आपने डिग्री की, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इन हम्म। पाकिस्तान। Then you went to US, one of the famous universities in the US or in the world. Then in Canada, one of the best. So you have studied from the top universities across the world, let's say. ये हम्म। बताएं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लैग करती हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर सकता है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो आपने सीखा यूएस में या फिर कनाडा में। पहले नंबर पे तो सामा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी बेशक है, नो डाउट, नस्ल बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, हमने पढ़ा है वहाँ से, बट कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में लोगों को इंजीनियर बनाया जाता है, यहाँ पे लोग खुद इंजीनियर बनते हैं। ये बहुत एक मेंटेलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब वो है, डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आपने पढ़े हैं वहाँ पे 52-53 कोर्सेज पढ़े हैं नस्ल के अंदर, आपने खुद कितने सेलेक्ट किए? 2 या 1 या 3 मैक्सिमम। कनाडा के अंदर या यूएस के अंदर आपने अपनी पूरी डिग्री, आपको बता देते हैं कि जी ये 50 कोर्सेज हैं, इनमें से 20 आपके कोर कोर्सेज या 30 कोर कोर्सेज, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसमें भी आपको चॉइस देते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल के उठा लें, या अगर आप लेट्स इंजीनियर बन रहे हैं, सिविल इंजीनियर बन रहे हैं, आपके पास चॉइस होती है कि ट्रांसपोर्टेशन के उठा लें या स्ट्रक्चर के उठा लें अपनी।
और 30 या 20 बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो आपने अपने खुद अपनी मर्जी को उठाने होते हैं, क्रेडिट कोर्सेज खुद पूरे करने होते हैं। तो पहली बार मैं यूएस गया तो उन्होंने कहा कि अपने कोर्स खुद सेलेक्ट करें। अब हमें समझना है कि हमने सेलेक्ट क्या करना, कैसे करना, किस बेस पे करना। तो जो एक डिसीजन पावर है ना, वो स्टूडेंट को ही दे देते हैं, पाकिस्तान में नहीं मिलती है। ये एक बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ का सिस्टम। नंबर 2, जब हमारा स्टूडेंट या इंजीनियर जब फील्ड में एंटर होता है ना, ही नोज नथिंग, जीरो। प्रैक्टिकलिटी से वो बहुत बहुत दूर होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो 4 साल की डिग्री में उसने एक आधी इंटर्नशिप की होती है 3 महीने की, जिसमें उसे फोटो कॉपी से कुछ करवाते नहीं है। तो ये एक आधा बड़ा किस्मतदार बंदा होता है जिसके अब्बू किसी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, तो वो जरा वालिद साहब की आपके किसी बड़ी कंपनी में काम कर लेता है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाता है। कनाडा के अंदर जो बैचलर है उसमें 2 साल आपके, या आप कह लें कि 4 वर्क टर्म आपने लगाने होते हैं फील्ड के अंदर। और वो फील्ड में आपको उतना ही रगड़ा देते हैं जितना एक आम इंजीनियर को रगड़ा देते हैं। तो जब 4-5 साल बाद जहाँ पे जब इंजीनियर फील्ड में आता है ना, ही नोज एवरीथिंग। उसको पता है कि डिजाइन कैसे होता है, उसको पता होता है कि आईएफसी ड्राइंग क्या होती है और एसआई ड्राइंग क्या होती है। पाकिस्तान में तो ड्राइंग देखी नहीं थी लोगों ने। तीसरे नंबर पे जो बात आ जाती है हमारे कोर्सेज की और प्रोफेसर की, उनका सिविल इंजीनियरिंग से मैं ये कहूँगा, अगर मैं अपनी जो देखता हूँ ना कि जो मैंने पढ़ा है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कैसे वास्ता नहीं है? अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्वे की बात करते हैं, वो हमसे जनाब प्लेन टेबल सर्वे करवा रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ सर्वे समझे, वो नहीं होता दुनिया में कहीं। जीपीएस का जमाना है, जीएनएसएस का जमाना है, और सर्वे बहुत आगे चला गया उससे। नंबर 2, अगर आप ड्राइंग्स की बात करते हैं, वो जी मैकेनिकल इक्विपमेंट की ड्राइंगें बन रही हैं, घरों के नक्शे हाथ से बना, वो जमाना नहीं, दूर हो गया। ऑटो कैड से भी अब दुनिया आगे रेविट पे चली गई है। तो हमारी जो करिकुलम है ना, वो आप पढ़ा रहे हैं 1990s वाला बच्चों को, वो उनको अपग्रेड करें 2030 के स्टैंडर्ड पे, जो आने आने वाले 7 सालों में उनको क्या सीखना है, तो वो उससे बहुत दूर है। फिर हर बच्चे को आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप उसको अर्ली डेज में, अर्ली सेमेस्टर में देखें, अगर ये बंदा ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, इसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बजाय ट्रांसपोर्टेशन एनालिसिस के कोर्स करना स्टार्ट करें। तो ये बेसिक फर्क है। पाकिस्तान में मैंने जो पढ़ा है 5 सालों में या 4 सालों में, वो वही पढ़ा है जो 10 निकाल के मैंने पढ़ाना है बच्चों को। यहाँ पे मैंने वो पढ़ा है जो मैंने कहा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये कोर्स पढ़ता हूँ, कोर्स अवेलेबल नहीं है, अच्छा फिर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग की पावर। तो ये एक बड़ा फर्क था यहाँ की एजुकेशन और वहाँ की एजुकेशन में। उसके बाद बात कर लेते हैं, जब आपका बंदा फील्ड में आ जाता है, तो फिर वो एक बंदा जब फील्ड में आता है, उसके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको एडवांस टूल्स का पता है, उसके लिए क्लाइंब करना आसान होता है। जो पाकिस्तानी इंजीनियर आता है, उसको वो 4 डेफिनेशंस के अलावा और 2 फार्मूला के अलावा आते कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल यूजलेस चीज़ है, उसका फायदा है अगर आपका करियर उस डायरेक्शन में जाना चाहता है या आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है मेरे ख्याल से। सही सही सही, आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट पे मैं चाहूँगा कि ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें आप, और वो ये है कि मैंने भी ज़ाहिर बात है सेम इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग की है। मुझे याद है पहले सेमेस्टर में हमें जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता था, जिसमें वो 6-6 घंटे खड़े होके जो है वो ऐसे हाँ, ड्राइंग बन रही है, और किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, कोई इधर से वो लेंथ नाप के अपने उधर कर रहा है, और वो तो मतलब कोई इंटरेस्ट वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। उसके बाद ब्रेक लग जाती है, बिल्कुल एक ब्रेक है, अनटिल के 6th सेमेस्टर में जाके हल्का सा ऑटो कैड आता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी हो सकता है अब चेंज हो गया हो, लेकिन एक 2 साल का गैप आ जाता है कि जब आपने शुरू में ड्राइंग का सब्जेक्ट लिया और फिर आपको जब ऑटो कैड सिखाया जा रहा है। हम्म, इसी तरह मैटलैब 3rd सेमेस्टर में आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। सैप या सही। ई टैब सॉफ्टवेयर है ही नहीं पूरे कोर्स में, आप शुरू से देख लें वो सिखाए ही नहीं जाते, मतलब टू बिगिन विद। एक तो ये ना कि आपको चॉइस दी जाए, चॉइस तो आपने जैसे बताया कि डिसीजन तो देने की वो है ही नहीं, लेकिन दूसरा ये है कि वो चीज़ें वो वाली सिखा भी नहीं रहे जो खुद, अगर वो कुछ सब्जेक्ट वो कह रहे हैं कि आपने ये लेना है, उसमें भी दे आर नॉट टीचिंग यू द एडवांस टूल्स बेसिकली। सो यू हम्म, लर्न अ लॉट ऑफ थियोरी, and by the time you go to industry or when you are ready to work, you don't know any software, you don't know कि अब रियलिटी में ऐसे वो ही है। चीज़ें कैसे करनी है। सही बात है। उसकी एक उसामा, उसमें ये देखो ना, जो असल चीज वो ये है कि आपको एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम दिया, आपने सॉल्व कर दिया, उसका प्रैक्टिकलिटी से क्या कनेक्शन है, नो बडी नो। अगर आप फर्स्ट करो आप पाकिस्तान में सिविल इंजीनियर बन रहे हो,
वो आपको कहते हैं कि आपका पूरे सेमेस्टर की एक असाइनमेंट एट द एंड कि आपने 250 बंदों का शादी हॉल डिजाइन करना है। नाउ इट्स अप टू यू हाउएवर यू डिजाइन इट। उसमें आपने लोड भी कैलकुलेट करना है, आपने सॉइल भी करनी है, आपने उसकी सर्वे जो भी आपने करवाना है, जो भी कोर्स है उसमें हमें करवाते क्या है, वो कहते हैं कि ठीक है जी इतने बाय इतने का एक स्ट्रक्चरल स्लैब डिजाइन कर दो। और बंदे ने स्ट्रक्चरल स्लैब डिजाइन कर दी, उसका प्रैक्टिकलिटी से क्या ताल्लुक है, नो बडी नो। वो आपसे कहें जी कि ये एक हॉल बनाना है, इसमें एक बीम लगानी है, नमाजियों के लिए जगह है, आप बीच में कॉलम नहीं जाना चाहते, तो आप डिजाइन करें ताकि हर बंदा जो वहाँ मस्जिद में बैठे उसको इमाम नजर आ रहा हो। वो एक प्रैक्टिकल थॉट आप बच्चे को दे रहे हैं जब आप उसको हमारे वहाँ पे कहते हैं कि डिजाइन बीम फॉर दिस मच लोड, दिस लॉन्ग एंड दिस एंड दैट। बच्चे को ये नहीं पता कि मेरा जो थ्योरेटिकल नॉलेज है मैंने फील्ड में कैसे अप्लाई करनी है। फिर उसने इंटर्नशिप भी नहीं की या कोऑप्स नहीं की, नहीं उसको ये भी नहीं पता कि फील्ड की टर्मिनोलॉजीज क्या है। और फिर एक ग्रज होता है जब आप इंडस्ट्री में एंटर करते हैं ना, तो डिप्लोमे वालों के अंदर एक ग्रज होता है इंजीनियर्स को लेकर, वो ग्रज भी कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। उस ग्रज के बाद फिर एक आपके जहन में एक ईगो डाली होती है कि भाई तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर साहब हो बोल के, तो वो जो सारी चीजें मिक्सअप होती है ना, आपका इंजीनियर की ग्रोथ नहीं होती। हम्म। नंबर 2 आपने बात की रेविट की या वो ऑटो कैड की, तो मेरे ख्याल से जो हाथ से ड्राइंग बनती थी ना वो 1990s के अंदर उठती थी। और जो ऑटो कैड पे ड्राइंग बनती थी, बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, छोटे नहीं, बड़े प्रोजेक्ट जो ऑटो कैड पे ड्राइंग बनती थी वेस्ट वर्ल्ड में, वो आई थिंक 2015 के आसपास हो गई है। अब सारी ड्राइंग बनती है रेविट के अंदर, आप 3D मॉडल बनाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं मुझे यहाँ का सेक्शन काट दो, यहाँ का प्लान भी दे दो, ये जो भी करो। आप अभी तक बच्चों को अगर हाथ से ड्राइंग बनवा रहे तो आप अपने बच्चे को होल्ड करें बैक इन 1990s। जब आप वो बच्चे निकालेंगे यूनिवर्सिटी से, तो ये आप एज्यूम ना करें कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करेगा। हम्म। और अगर वो कहेगा ना कि आई नो बेसिक्स के एलिडेट की ऑथर नहीं है, इट्स अ गुड थिंग टू नो, बट एम्प्लॉयर कहेगा मुझे इसका क्या फायदा। अगर आप कहें ना कि मुझे आप एक सर्वे पॉइंट दें, मैं आपको इसको 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट करवा देता हूँ, वो कहेगा हाँ ये चीज़ वैल्यूएबल है, मैंने हाईवे का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए जगह जगह पे। तो प्रैक्टिकलिटी जो सबसे बड़ी चीज, आपके इंजीनियर प्रैक्टिकल नहीं है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ पे मैं चाहूँगा आप कमेंट करें, वो ये है कि आपने, जैसा मैंने पहले भी कहा, यूएस में, कनाडा में आपने एक्सपीरियंस किया है एज अ स्टूडेंट, और पाकिस्तान में भी किया है। जो पाकिस्तान में एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, I think it is toxic. It's just my वो वेरी personal वेरी टॉप। subjective opinion, but I think there is a big difference. So teacher is considered as a god and student is as a slave basically. ये mindset जो है, do you think that it reflects on students कि जब वो power में आते हैं तो वो same फिर power exercise करते हैं अपने young fellows पे, जो चाहे इंडस्ट्री में हो या चाहे एकेडमिक्स में हो, और इसका कितना नुकसान होता है लेट्स से ओवर द कमिंग जनरेशंस के, ये जो गैप है बढ़ता चला जाता है, एंड देन वी डोंट रियली सी ईच अदर एज अ हेल्दी, इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट कि हम ग्रो कर सकें, बट रेदर अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट कि जहाँ टीचर जो है वो आपको पास या फेल कर देते हैं अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग्स की बेस पे। हाउ टॉक्सिक इट इज लेट्स से। मैं ये कहूँगा कि यार इसमें दो तीन चीजें हैं। जो जब हम जिस जमाने में है ना, उस जमाने में बड़े नामवर प्रोफेसर थे, आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और ये और वो उनमें बहुत ज्यादा था। फिर डाउन द लाइन जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे, कुछ प्रोफेसर आए जो यंग थे, यूटी से पढ़ के आए, या हमसे कोई, हमने उनको अंडर ग्रेड में देखा, उन्होंने जब तक हम फाइनल ईयर में पहुंचे मास्टर्स करके हमारे को, उनमें और हमें थोड़ी सी वो फ्रैंकनेस थी थोड़ी सी। मेरे ख्याल से जब आप किसी पे ओप्रेस करते हैं ना कुछ चीज, तो वो रिटेलिएट करते हैं, वो चीज सीखता नहीं है बंदा। ये तो पहली चीज है। तो नंबर 2 ये है कि फियर और लर्निंग साथ साथ नहीं चलती, एक हद तक चलती है फिर नहीं चलती। स्टूडेंट अगर आपको कंफर्टेबल ही नहीं है ना अपने प्रोफेसर के साथ, वो रिस्पेक्ट कर भी रहे हैं तो वो इस खौफ से करे कि मेरा मुझे फेल ना करना। बड़े बड़े प्रोफेसर थे जिन्होंने कहते थे कि आपका फ्यूचर हमारे हाथ में है, तो कुछ लोग करते थे आके इस तरह। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको प्रोफेसर जो है, मतलब पहली जो बेसिक चीज है ना यहाँ पे, वो ये कि यू बोथ एग्री टू डिसएग्री। पाकिस्तान में ये नहीं है। अगर आपने कह देना कि सर ऐसे नहीं हो सकता, तो उसका अगला जवाब ही ना तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है। यहाँ पे प्रोफेसर पूछता है अच्छा तुम्हारा क्या लॉजिक है,
व्हाट्स योर रैशनल बिहाइंड इट, तुम क्यों सोचते हो कैसे पॉसिबल है, वो सुनेगा आपकी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि नस में ऐसा होता ही नहीं, हम सिर्फ नाइस की बात, मैं नाइस में पढ़ा ज्यादातर, या एक आधे कोर्सेज सिक्स में ले लिया, ऐसे में भी ले लिया, बट ओवरऑल एक मेंटालिटी जो है पाकिस्तान के अंदर है ना, तो लोगों से बात यही होती है कि प्रोफेसर नोज द बेस्ट। तो वो होता भी है, और ये इम्पोर्टेंट है कि आप माने ये बात जिससे आप सीख रहे हैं कि उसको आता है, लेकिन अगले बंदे में भी सलाहियत होनी चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म लेने को रेडी है। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा देखा, और यही वजह है कि जब यहाँ पे आप देखते हैं कि यार ये, तो वो आपका लेक्चर मोर ऑफ डिस्कशन में आ जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी चीज सिखाते हैं वो या पढ़ाते हैं, वो पढ़ा रहे घंटे की क्लास है, उसमें 40 घंटे का लेक्चर होगा, तो 40 मिनट का लेक्चर होगा, जो बाकी 20 मिनट है ना वो डिस्कशन होगी, वो वर्क सेशन बना देंगे, ठीक है, अपने इनके 6 लोग से डिस्कस करें और इस टास्क को बात करें। वो जो डिस्कशन है ना, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, उसमें आपका जहन ग्रो करता है। ये पाकिस्तान में उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। ये चीजें हैं सारी पाकिस्तान में अडॉप्ट हो रही हैं, और मेरे ख्याल से जितना आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी ज्यादा होती है उतना वो बाहर से कॉन्सेप्ट देख के सीख के आके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, वो अपनी इंटरेस्ट की बात भी होती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें एजुकेशन पे हमने काफ़ी बात की। आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्री। आपने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद पाकिस्तान में जॉब स्टार्ट की, आई सपोज नेस्पाक के साथ कोई जॉइंट वेंचर था, बट यू वर वर्किंग ऑन दी हाँ, प्रोजेक्ट। मैं सीपेक पे था, बड़ा मिक्सचर था एम्प्लॉयर का वहाँ पे। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपने, तो मैं एनएचए के लिए एनएचए के ऑफिस में काम कर रहा था, और मैं जीएम को रिपोर्ट करता था नेस्पाक के, अच्छा सॉरी मैं एनएचए के जीएम को रिपोर्ट करता था। ओके, मैं सवाल मेरा आपसे ये है कि सी पैक परहैप्स बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि जनाब सी पैक क्या चीज़ है, और कई लोग इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है और शायद पाकिस्तान के लिए ये अच्छी चीज़ है। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को मतलब मकरूज करके, आपको भी आइडिया, आपने खुद काम किया है सी पैक के प्रोजेक्ट में। आई सपोज कि यू वर ऑल्सो इन्वॉल्व विद चाइनीज इंजीनियर्स एज वेल। पहले तो ये बताएं कि एक इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पे, पाकिस्तान और चाइना का ये जो कोलेबोरेटिव इंजीनियरिंग वर्क चल रहा है पाकिस्तान में, एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क पे, लेट से हाउ इज़ द जनरल इन्वायरमेंट, माहौल कैसा है, कोलेबोरेटिव है या जेलसी है? पाकिस्तानी इंजीनियर्स कैसे देखते हैं कि यार चाइना आके काम कर रहा है, या पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो हैं वो इसको मतलब अच्छी तरह देखते हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं? तो ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम हो रहा है या एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट है आपके नज़दीक? मैं कहूँगा कि हेल्थी इन्वायरमेंट नहीं था और टॉक्सिक भी नहीं था। मतलब जो स्किल एक्सचेंज होना चाहिए था ना, जो आपका इंजीनियर ट्रेन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि मोटा मोटा अगर एक्सप्लेन करें, किसी भी प्रोजेक्ट पे ना 3-4 पार्टीज होती है। पहली पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्टर, जो चीज बना रही है, वो आपकी चाइनीज थे, उनके सारे इंजीनियर चाइनीज थे सिवाय ट्रांसलेटर्स के। और यहाँ तक उनका कंट्रोल था कि मिस्त्री उनको होता था, मजदूर पाकिस्तानी, कुछ मजदूर पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मिस्त्री नहीं होता था। और असल जो चीज करने वाला डिसीजन, जो स्किल सीखने वाला होता है ना, वो मिस्त्री बनना होता है। आपके मजदूरों ने काम किया लेकिन वो मजदूर मिस्त्री नहीं बन पाते। नंबर 2 बात ये कि आपके इंजीनियर्स की ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट था। दूसरा पार्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट होता है, क्लाइंट होता है या ऑनर होता है, वो आपकी एनएचए थी। तो एनएचए के साथ मैंने काम किया है। वो एनएचए जो है ना, वो सरकारी मसले मसाइल में से नहीं होती। और आप ये देख लें कि मैं तो सोच के हैरान होता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था 1.3, वो डाक पे चलता था, ईमेल नहीं थी उस प्रोजेक्ट पे। वो पूरा वो फाइलें मूव करती थी कि वो डाक आ गई है, फलां साहब की डाक आ गई है, मतलब वो कागज पे निजाम चल रहा है। वेस्ट वर्ल्ड में आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम्म। डाक चल रही है, इस दफ्तर से उस दफ्तर डाक चली गई है, बीच में डाक मिसप्लेस हो गई है। यहाँ पे तो ईमेल होता है, जिस जिसको नोटिफाई करना है सीसी में डाल दो, बात खत्म। पाकिस्तान में अभी वो ईमेल पे मेरे उनका ट्रस्ट ही नहीं है कि ये भी एक फॉर्म है, या मैंने वहां नहीं देखा प्रोजेक्ट पे, डाक पे चला वो प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है ना तीसरी पार्टी जो होती है वो होती है आपकी क्या सुपरवाइजर होते हैं, या जिसको आप कंसल्टेंट कहते हैं। पाकिस्तान में ये 3 मेन पार्टी होती है प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट पे कंसल्टेंट थी नेस्पाक, और नेस्पाक के पास
बंदे काबिल रहीम थे, टेक्निकल एक्सपर्टीज पर नहीं। टेक्निकल एक्सपर्टीज इस तरह नहीं थी कि इन्होंने फिर एक, जब देखो कि हमारे आपे से बाहर की बात है, इन्होंने एक थर्ड पार्टी के साथ मर्जर कर लिया, डॉल्सर नाम की एक कंपनी थी तुर्की की, उनके साथ। तो जितने टेक्निकल बंदे थे ना वो सारे डॉल्सर के आते थे, वो टर्किश थे सारे। अब टर्किश जो आते थे वो काम करते थे, लेकिन वो जिस तरह पाकिस्तानी इंजीनियर ट्रेन होना चाहिए था ना, नहीं हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि टॉक्सिक नहीं था, ये नहीं था कि कहता मैं सिखाना ही नहीं है आपको, लेकिन नहीं, जिस तरह वो एक कोलैबोरेटिव इंटीग्रेटेड माहौल पैदा होता है ना, कि लोग सीख रहे हैं, आप डेलीगेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बंदों को खींच के ऊपर ला रहे हैं, नहीं, मैंने नहीं देखी। और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट बड़ा ही अच्छा लगने दिन में नहीं आ रहा। बड़ा ही वो था कि लेग पुलिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, नेपोटिज्म, अकबर परवरी जो होती है, तो वो अपना बंदा ऊपर लाना, इसने इसको ऐसे कर दिया, ये कर दिया, लॉबिंग बनी हुई है, अच्छा माहौल नहीं था। तो ये मसले मसाइल थे। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग टेक्निकल परस्पेक्टिव से देखें ना, पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं था। वो उसामा, वो प्रोजेक्ट था डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट। डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट में ये होता है कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट हूँ, मैं आपके पास हूँ, मैं कहूँ उसामा, मुझे इस जगह से इस जगह तक एक रोड बनाना है, मुझे नहीं पता कैसे बनना है, मुझे नहीं पता कि कब बनना है और कौन बनाएगा, ये पैसे पकड़ो मुझे बना दो। उसको कहते हैं डिजाइन बिल्ड, कि आप ही डिजाइन करते हैं और आप ही बिल्ड करते हैं। वो डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट था। मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ ये भी डिजाइन बिल्ड प्रोजेक्ट है। मैंने एक टाइप का जो प्रोजेक्ट दो मुल्कों में देखे ना, पाकिस्तान हैज नो कंट्रोल ओवर सी पे। वो डिजाइन, वो मजाक का डिजाइन था, लेकिन चाइनीज ने कहा जी ये बना के देंगे आपको। 19-20 का कोई पाकिस्तान ने बहुत जोर लगा के चीजें ओपन के करा ली। अदर देन कुछ भी नहीं था। कोई डिजाइन नहीं, कोई डिजाइन एज पर पाकिस्तानी बिल्ड नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है, कुछ जगहों में स्कूल एक साइड पे रह गया और आबादी एक साइड पे रह गई, बीच में आपने हाईवे बना दिया। उधर एक पुल मंजूर करवाते करवाते हमें 6 से 7 महीने लगते, 8 महीने लगते। इस हद तक आपका मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल था। डिजाइन प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर हमें ऑनर कहते हैं ना कि मुझे ये टाइल नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर लगा ही नहीं सकता, तो बिल ही अप्रूव नहीं होता। तो वो वहां पे मतलब कि वो बन गया, आप पे कर्जा भी चढ़ गया, बट वो उस तरह नहीं बनना जिस तरह बनना चाहिए। या मतलब ये कि जो आपको वैल्यू उससे अचीव करनी चाहिए थी ना, अदर देन दैट वन रोड, आपका स्किल बनता, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती, वो नहीं हुआ। हाँ, आईटीएस लगा, वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो सेंसर लगाते हैं, वो चीजें लगी, वो चीजें पाकिस्तान में आई, आ तो गई, लेकिन क्या उतने बंदे ट्रेन हुए? क्या उस लेवल की अचीवमेंट हुई जिस लेवल की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होती है? पाकिस्तान के लेवल पे वो कह सकते हैं जी हमारा पहला प्रोजेक्ट हमने लगाया, यही बड़ी कामयाबी, बिल्कुल नो डाउट है। बट नॉलेज एक्सचेंज रेट जो था ना, वो उस तरह नहीं था, करप्शन भी थी मतलब प्रोजेक्ट पे। तो वो बड़े सारे नाकस थे। तो वर्क एनवायरनमेंट यहाँ का वहाँ का जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहूँगा अगर आप कंपेयर करते हैं ना और कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, दैट्स अनफेयर, आप नहीं कर सकते। ओके, अच्छा ठीक हो गया, मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं ये आप पूछना चाहूँगा कि आपने वहाँ कितना अरसा काम किया, और ये कि व्हाट मेड यू लीव, आपने क्यों वो पोस्ट छोड़ी? डिड यू नॉट सी एनी ग्रोथ, डिड यू नॉट सी एनी करियर, क्या ऐसा लगा कि नहीं यार पाकिस्तान में मज़ा नहीं आ रहा या ठीक नहीं है तो कहीं और चलें, कनाडा चलें, वो क्या रीज़न थी? थी तो शुरू में ही मैंने फैसला कर लिया था कि नहीं यहाँ पे नहीं। उसकी दो तीन वजह थी। पहले नंबर पे तो कंपनसेशन बहुत बुरी थी। कंपनसेशन मतलब ये था कि वो ऐसी कंपनसेशन थी कि आप फ्यूचर तो छोड़े, आप अपने डे टू डे लाइफ प्लान नहीं कर सकते। नंबर 2 बात ये थी कि टोटल वहाँ पे फेवरेटिज्म थी। आज मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप सीनियर है, मैं आपका फेवरेट हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कल को आप रिटायर हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, कोई नया बंदा आता है, मेरे साथ नहीं बनती, मेरा करियर जो है वो खुद लाइन लग गया। नंबर 3 बात ये थी कि नॉलेज नहीं था वहाँ पे। आप वो ऐसे था कि आपने जनाब एक मूवी देखी है म्यूट करके, तो चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बट सही में क्या हो रहा है ना, वो लोग सिखाने वाले थे
अगर कुछ सिखाने वाला थे, वो सिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि हम रिप्लेस हो जाएँगे। पाकिस्तान में सैचुरेशन इतनी ज़्यादा, लोगों को अपनी दे ट्राई टू कवर देयर बेसिस। तो जब ये 3-4 चीज़ देखी, मैंने कहा कि ठीक है, और वैसे भी पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे बन रहे थे कि आप पाकिस्तान में जॉब करके एक अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं रख सकते। वो सफैदपोशी भी वो मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, जो पाकिस्तान में ये जो रह रहे हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हालात है पाकिस्तान के इसमें। हर बंदा बाहर ढूँढना चाहता है। सही, ऐसे ही है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आपने फैसला किया कि कनाडा चलें, पहले तो ये भी बताएं कि वाई कनाडा, वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट यूके, वाई नॉट यूरोप, वाई कनाडा? जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैंने और उसामा ने इकट्ठे अप्लाई करना स्टार्ट किया था हर जगह मास्टर्स में। हमें हर जगह से रिजेक्शन हुई थी। टोक्यो से रिजेक्शन हो गई, हांगकांग से हो गई, कोरिया से हो गई, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर से बात हुई, लेकिन तो कनाडा ने एक्सेप्ट कर लिया ना। 2-3 वजह थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कनाडा आने की और बाकी जगहों पे ना जाने की। यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर था बैक देन। आपको पता था कि हाँ, आप मास्टर्स करेंगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर पीआर, और पीआर के बाद यू कैन स्टे हियर, यू विल गेट अ पासपोर्ट। एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस था कि हाँ, इस साल में ये होगा, 2 साल बाद ये होगा, 3 साल बाद ये होगा, और 4 साल बाद ये होगा। तो वो करियर डिफाइंड था, ये पाथ डिफाइंड था। यूएस में नहीं डिफाइंड। यूएस में जी वो लॉटरी पे चला जाएगा, लॉटरी लग गई तो लग गई, ना लगी तो फिर ये मसले मसाइल। तो वो उस रूट में जाना चाहता था। यूरोप जो ज़्यादातर था, वो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। आपको वो उसमें फिर बाद में जॉब सिक्योर करते हुए मसले मसाइल होते हैं। तो बड़ा एम्बिशियस होता है बंदा, कहता है मैं सीख लूँगा ज़बान। सीख जाते हैं नो डाउट, बट बड़ा एम्बिशियस है। और फिर जब आप स्टूडेंट होते हैं ना बाहर, तो आप एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भी गुजर रहे होते हैं। घर वाले दूर हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, और भी आप कई लोगों के अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं। तो मैं उससे भी नहीं गुजरना चाहता था। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में बढ़ता था, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएस, कनाडा। क्योंकि हमें इंग्लिश आती है, तो आप मर्ज कर सकते हैं, आप और जॉब पकड़ सकते हैं। तो अगर आपको इटालियन नहीं आती और आप कहते हैं मैं कैशियर बनना चाहता हूँ, कैसे बनेंगे आप? तो वो पर्सपेक्टिव भी देखना था। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा टॉप चॉइस थे। न्यूजीलैंड छोटा मुल्क है, और न्यूजीलैंड की कोई यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर भी नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। यूके बैक देन वर्क परमिट नहीं दे रहा था, और यूएस से जो है वहाँ पे चीजें हालात थी। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त में पता लगे थे कि हालात बहुत टाइट हो स्टार्ट हो गए हैं। इमिग्रेशन, आपके तो गालबन भाई भी वहाँ पे थे, तो वो भी बताते थे कि चीजें ऐसे वैसे हो रही है, राइट लेफ्ट। तो मेरे ख्याल से उस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन थी वो कनाडा थी, और मैं आज तक मुझे लगता है कि आई डोंट रिग्रेट दिस डिसीजन कि मैं कनाडा आ गया। ओके ओके डॉक्टर साहब, आई थिंक बड़ी डिटेल में आपने ये बात एक्सप्लेन की। अब मैं ज़रा टॉपिक को थोड़ा शिफ्ट करना चाहूँगा इमिग्रेशन की तरफ। आप कनाडा में बैठे हैं, सो वी विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट कैनेडियन डायनामिक्स, लेट्स से। ये बताएं कि बहुत सारी पाकिस्तानी अवाम है जो अब्रॉड जाना चाह रही है। आई थिंक जब बंदा पाकिस्तान में होता है, सो इट डजेंट मैटर कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, वो कह रहे हैं यार बस बाहर निकलें किसी तरह इधर से। ऐसे ही बल्कि ये पिछले दिनों मैं एक वो स्टैट्स देख रहा था कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। स्किल्ड ब्रेन ड्रेन की जो बात करते हैं ना, कि जो स्किल्ड पाकिस्तानी है, स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर। और नई अवाम आती जा रही है, नए स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, नए वर्कर्स आते जा रहे हैं, जो देख रहे हैं कि यार बस निकलें पाकिस्तान से किसी तरह जो है। कनाडा की बात करेंगे स्पेसिफिकली, डिफरेंट तबके हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, या स्किल्ड वर्कर्स हैं, या इवन नॉन स्किल्ड वर्कर्स भी हैं, जो देखते हैं कि यार कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाहर चले जाएं। ये बताएं कि कनाडा में इस टाइम इमिग्रेशन का क्या स्टेटस है? जाहिर बात है सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आ रहे, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, और सैचुरेशन हो रही है, या क्या क्या वो चीज़ें हैं जो लोगों को आने से पहले देखनी चाहिए, सो दैट दे नो कि यार हमने आगे क्या चैलेंजेस फेस करने हैं, ताकि उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू आइडिया हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, वीज़ा तो लग जाता है कंसल्टेंट से इधर उधर, बट दे डोंट नो द रियलिटी के रियल टाइम ग्राउंड पे उस टाइम रियलिटी क्या चल रही है, और अगले 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा। तो एक ज़रा ओवरव्यू थोड़ा सा दें कि कनाडा के इस टाइम क्या हालात हैं, और लोगों को क्या चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी चाहिए। सही सही। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया आपसे। तो जरूर, ये आई थिंक ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। मुझे काफी लोग अप्रोच करते हैं, सवाल पूछते हैं
उसामा कुछ चीजें ऐसी हैं कि ना ओवर टाइम चेंज हुई हैं। पिछले जब से मुझे मुझे अभी 4 साल से ऊपर हो गए हैं, तो 4 साल के आसपास हो रहे हैं। तो पिछले 4 साल में चीजें बड़ी चेंज हुई हैं। हमें एक कोविड मिला है, अब हम रिसेशन से गुजर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले छोटी थी, लेकिन 4 साल में यहाँ बहुत लोग गए हैं। अब जब लोग बढ़ते हैं तो एक लफ्ज होता है कंपैशन फटीग, वो भी शुरू हो गया। वो ये होता है कि जब आपके पास कोई चीज थोड़ी होती है या नई नहीं होती है, आपको बड़ी हमदर्दी होती है। बट जब ओवर टाइम वो चीज बढ़ जाती है तो आप हमदर्दी कर करके थक जाते हैं, तो यार ठीक है, पता है हम लोग पाकिस्तान से नए आए हो, मुश्किलात में, ठीक है हम क्या करते हैं, हम खुद मुश्किलात में। स्टार्ट में होता है कि बिल्कुल नया नया होता है तो बंदा कहता है हाँ यार ये भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, इसकी मदद करते हैं। तो नए न्यू कमर में वो होता है कंपैशन सेंसेशन जो होती है। लेकिन जैसे पुराने लोग होते हैं जो पिछले 20 साल से देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं वो हेल्प कर रहे हैं, वो जब वो स्टैब्लिश हो जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं, तो फिर ओवर टाइम में कंपैशन फटीग की होती है। पिछले 4 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया वो कंपैशन फटीग। और भी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं लोगों को कंसिडर करने के लिए। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत था कि हमें बाहर आने की जल्दी होती है, बाहर आ जाते हैं। बाहर आके क्या करना है कोई पता नहीं है, तो कोई कोई क्लैरिटी नहीं होती। कुछ कर लेंगे, कुछ ढूंढ लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, नौकरी मिल जाएगी। और फिर जब वो रिलीजियसली हम लोग जब कुछ नहीं मिलता तो हम कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा। तो वो फिर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह भी उनके लिए बेहतर करता है जो अपने लिए कुछ बेहतर करते हैं। ये तो कुरान की आयत भी है। तो मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको कुछ चीजें ना खास तौर पे देखनी चाहिए। पहले नंबर पे तो ये बात है कि कनाडा के अपने मसले मसाइल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 911 कॉल करेंगे, फौरन से पुलिस आ जाएगी और वो आपको मिल जाएगा। पार्क्स हैं, खूबसूरत है, इंसाफ पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ के अपने मसले मसाइल हैं। तो इन लोगों को ना आने से पहले पहले तो वो देखते हैं कि जो मसले मसाइल हैं क्या हम बेर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 दफा ज्यादा नहीं करता। नंबर 1 तो यहाँ पे हेल्थ क्राइसिस है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आप इमरजेंसी जाते हैं तो इमरजेंसी में ऑन एवरेज जो वेटिंग टाइम है इमरजेंसी का, वो 4 से 5 घंटे है बिफोर यू गेट अटेंडेड बाय अ डॉक्टर। ठीक है, अनलेस आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू है तो आपको फौरन से ट्रीटमेंट मिल जाएगा। बट अगर आप जाते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है या मेरा बाजू में बहुत दर्द है, मेरा बाजू नहीं हिल रहा, वो प्रोबेबली दे विल मेक यू सिट फॉर 3 आवर्स एटलीस्ट। यहाँ पे ये हालात है। नंबर 2, अगर आपको कोई सर्जरी चाहिए या किसी कंसल्टेंट को दिखाना है, वेटिंग टाइम बहुत लंबे हैं। ये एक मसला है। दूसरा मसला है हाउसिंग क्राइसिस। हाउसिंग की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। ऑन एवरेज आजकल जो मार्केट है, 1 बेडरूम अपार्टमेंट जिसमें से एक कमरा होगा, एक लाउंज होगा, किचन होगा, उस तरह का जो है, मेरे ख्याल से वो $2200 का एक मिल रहा है। और वो भी वैंकूवर डाउनटाउन से 30 मिनट ट्रेन के पास रहते हैं। 2022 से मतलब 4 लाख रुपए का आपको सिर्फ एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल रहा है। जो लोग न्यू कमर है जो आ रहे हैं, और अगर तो वो अपना सब कुछ बेच के आ रहे हैं, वो ये सोचें कि भाई आ गए हैं। और आते साथ ही फिर वो जो पहला सवाल था आपका कि एजुकेशन में क्या फर्क है, आपने आके यहाँ पे यूबीसी के पढ़े हुए बच्चे से कम्पीट करना, अनलेस आप कोई और जॉब करें, आप पिज्जा शॉप पे खड़े हो जाए ये वो। बट इट वॉन्ट मेक यू मनी, इट वॉन्ट गिव यू अ लाइफ लॉन्ग करियर। अगर आप पढ़ने वाले बंदे इंजीनियर हैं, उस नीयत से आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट क्लर्क की जॉब तो करना चाहेंगे यहाँ पे। तो वो जॉब सिक्योर करते करते आपको यहाँ पे 2-3 महीने लग जाते हैं, एटलीस्ट 2-3 महीने। ऑन एवरेज यहाँ पे हर जॉब पे 2 इंटरव्यू होते हैं। तो अगर आपको आते साथ ही पहले इंटरव्यू मिल गए तो 1 महीने तो आपको फिर भी लग जाना। और वो एक इंटरव्यू निकालते निकालते फिर आप नए माहौल में आए, आप सेट हो रहे हैं, आप गाड़ी का लाइसेंस का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, फिर गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं, फिर नेबरहुड को जान रहे हैं, ग्रोसरीज कहाँ से करनी, शॉपिंग कहाँ से, वो सब चीजें। तो आपकी जो है ना फाइनेंशियल बैक सपोर्ट होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप ये देखें कि अगर आपको कोई इनफ्लो या इनकम या कोई अर्निंग नहीं है, आपने मंथली कम से कम 6-7 लाख रुपए का एक्सपेंस उठाना है। अगर आप और आपकी वाइफ आ रहे हैं, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो कम से कम आपको 4 लाख रुपए की जरूरत है पर मंथ, जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। रिसेशन है, जॉब डाउन है। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो कनेडियन पीआर को इम्पोर्टेंस देता है। नंबर 2, कनेडियन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता है। नंबर 3, कनेडियन एक्सपीरियंस या अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर आप वहाँ के पाकपतन में सिविल इंजीनियर रहे हैं तो इट वॉन्ट एड मच, तो यहाँ पे इतना वो नहीं करते। बड़े लोग आजकल कर रहे हैं कि अगर आपके पास विजिट वीजा है, विजिट वीजा लगवाएं, धड़ाधड़ लग रहे हैं। हाँ लग रहे हैं, अच्छी बात है।
बट एक बार याद रखें, जब आप पाकिस्तान से बाहर आते हैं विजिट वीजा पे और आप आके असाइलम क्लेम कर लेते हैं, चेंज करते हैं, तो वो एक बड़ी नेगेटिव इमेज जाती है मुल्क की। तो अब माशाल्लाह से पहले आपको बहुत अच्छा मुल्क की यहाँ पे है। मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। मुझे एक बार जहाज से डीप्लेन किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट। उन्होंने जहाज में बैठे, जहाज से उतार के आप है, आपकी रैंडम सिलेक्शन हुई है, आपकी हमें एक्सेस सिक्योरिटी करनी है, आप बाहर आ गए। तो जहाज से उतार के 20 मिनट मेरा पूरा सामान खोल के जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो ये आपकी इज्जत ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में है। तो ये कुछ चीजें आपको सोचनी चाहिए कि अगर आप आके यहाँ पे वर्क विजिट परमिट या विजिट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाते हैं, करवा लिया आपने, जॉब कैसे ढूंढोगे? अगर कोई रिश्तेदार आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आपने जॉब ढूंढ ली, आपने अपना लाइवलीहुड कमाना शुरू कर दिया, आप 2 साल गुजर गए हैं, आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने पे आ गया है, वो वन टाइम जो देते हैं, अगर कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता, एक्सटेंशन नहीं मिलती, पीआर के पॉइंट आप कैसे पूरे लॉन्ग टर्म सोचें। तो हाँ, अगर एक शॉर्ट टर्म एक फन राइड करनी है, ठीक है, आप आए, ट्रांसफर करें, लेकिन अगर आप करियर वाले बंदे ना, आप कभी ये काम नहीं करें। वो पाकिस्तान में बहुत लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आके अपने मसले उठाए हैं। जॉब्स इस तरह सिक्योर करना आसान नहीं है अनलेस आपके पास कोई स्किल हाथ में हो, और स्किल भी ऐसा जो यहाँ पे हॉट इन डिमांड। यहाँ पे कनाडा भी ये गलती कर रहा है, और आजकल पार्लियामेंट में ये बड़ी डिबेट चल रही है कि आप सिर्फ इंजीनियर उठा के ला रहे हैं वहाँ पे, डॉक्टर उठा के ला रहे हैं, हमें यहाँ पे लेबर चाहिए। तो अगर आप वहां पे पाकिस्तान में एक डॉक्टर हैं और आप कंप्लीटली फाइन, यहाँ पे आके आप पूरी जिंदगी मैकडोनल्ड पे काम करेंगे किचन में, ठीक है, आप आ जाओ, लेकिन गारंटी पीआर की फिर भी नहीं है अगर आपके पॉइंट नहीं पूरे हो रहे। तो बाहर आना मकसद नहीं है, कुछ 4-5 लोग अपनी दुकान चमका रहे हैं, अपने व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। बहुत सारे लोग एलएमआई खरीदते हैं $30,000 का। वो इधर इतने उनके बुरे हालात होते हैं कि वो जब आप $30,000 का एलएमआई खरीदते हैं, एलएमआई होता है वर्क परमिट, वो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट इसका बनता है, एलएमआई। और इसका मतलब ये होता है कि जी ये बंदा हमें मिल नहीं रहा कनाडा में, हमें बाहर से लाना है, तो इसको वर्क परमिट दे दें बाहर वाले को। तो यहाँ पे जिसके पास एलएमआई होता है ना कंपनी के पास, वो $30,000 का बेच देती है। अब जब आप कनाडा में एलएमआई लेके आ जाते हैं ना, फिर कैनेडियन रूल ये कहता है कि आपने उसी बंदे के पास जॉब करनी है। अब वो बंदों के पास जॉब तो होती नहीं यहाँ पे, फिर अब वो क्या करते हैं, जस्ट टू शो टू द गवर्नमेंट कि मैं इसी बंदे के पास काम कर रहा हूँ, वो करते हैं कि काम कहीं और कर रहे होते हैं, महीने के एंड पे कैश लाते हैं, उनको पकड़ाते हैं कि अब आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अब उस पर उनको टैक्स पड़ता है, वो टैक्स भी आप अपनी जेब से करते हैं, फिर वो बड़ा मिजरेबल सिचुएशन हो जाती है। तो वो जिंदगी जो जो कनेडियन ड्रीम वहां लोगों को बेचा जा रहा है, कनेडियन लाइफ ऐसी है, वो बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मसले मसाइल है। हाँ, अगर आप, और मेरे मेरे ये मेरा मानना है, इससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, अब जो हालात है ना, रिसेशन के बाद, कोविड के बाद, और इन्फ्लेशन के बाद, और इतनी यहाँ पे सैचुरेशन के बाद, इमिग्रेशन की एक उम्र है, अगर आप उस उम्र में इमिग्रेट कर जाते हैं तो बेस्ट है। सबसे परफेक्ट जो है ना वो है कि आप 24 साल की उम्र में एज ए स्टूडेंट यहाँ पे हैं, साल का मास्टर्स करें 2 साल तक, और उसके बाद आप यहाँ पे साल डेढ़ जॉब ढूंढें। उस दौरान की अगर आपकी शादी होती है, यहाँ पे किसी से होती है या पाकिस्तान से कोई आती है, उसको लाने का एक प्रोसेस है, वो आएंगी यहाँ पे, फिर वो जॉब स्टार्ट करेगी, फिर आप जॉब स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बड़ी सी जिंदगी है। बट अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान में या मिड 30s के अंदर है, और बच्चे हैं आपके, वाइफ है, और आप यहाँ पे आके स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत टफ है। लोग आ रहे हैं, और मैं लास्ट वीक एक बंदे से मिला हूँ, और वो वापस जा रहा है। इंडियंस वापस जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि एक एवरेज 2 बेडरूम घर जो है, एक एवरेज 2 बेडरूम घर, उसका मंथली रेंट 6 लाख रुपए है। आपने वो 6 लाख देना है। अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं, आपकी ग्रोसरीज के खर्चे हैं, आपके डॉक्टर के खर्चे हैं, ये सब चीजें, तो इट्स नॉट इजी टू कंसीडर एवरीथिंग। ये नहीं कि जो पाकिस्तान से निकलना है, नवाज शरीफ या इमरान खान से जान छुड़ानी है, वो छुड़ा लेंगे, फिर यहाँ पे आके जो फंसेंगे वो बहुत बुरे फंसेंगे। ठीक हो गया। आई थिंक बड़ी डिटेल में ये भी आपने एक्सप्लेन किया। एक छोटा सा एस्पेक्ट इस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स लेट से 22, 23, 24 साल की उम्र में बैचलर कर लिया पाकिस्तान से और कनाडा आना चाह रहे हैं सेल्फ फंडेड स्टडी पे, इतने पैसे लेट से शुरू में उनकी फैमिली ने लगा दिए कि पहले सेमेस्टर की फीस दे दी और कनाडा का वीज़ा लग गया, कनाडा आ गए। अब कनाडा में रहते हुए पार्ट टाइम जॉब करके
क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फीस अपने खर्चे पूरे कर पाते हैं कनाडा में? इस टाइम क्या सिचुएशन है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स जाते हैं, वो फिर वहाँ टैक्सी शुरू कर देते हैं, मतलब वो कोर्सेज काम उठा लिए और वो उस रूट पे चले जाते हैं। कनाडा में भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या फिर इट्स डिफिकल्ट? कनाडा में करती है, लेकिन आप अपना सब कुछ नहीं निकाल सकते। आप मैक्सिमम यहाँ पे जो है ना, पहले 20 घंटों का रूल था, यहाँ पे 20 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब वो खत्म हो गया। अब आप कर सकते हैं कितना में करना चाहिए, 40 आवर्स जो भी होते हैं। तो आप कर सकते हैं। आप कितना कर सकते हैं? लेट्स से आप 40 आवर्स काम करते हैं, मिनिमम वेज पे आपको काम मिलता है। अगर आप 40 आवर्स करते हैं ना डेली 8 घंटे का, फिर आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सही बात। आपने पढ़ना भी है, और पढ़ने के बाद 8 घंटे काम से आपने सोना भी है, और आपने फिर एक जहनी मरीज ना बन जाए, आपने किसी यार दोस्त के साथ आगे जाना है, तो कैदियों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी है आपने। मतलब ये चीजों की बड़ी कदर होती है या वैल्यू होती है। वो इस तरह होता है कि आप देखें, एक बंदा आया है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, जब हम आए थे तब कनेडियन डॉलर 104 रुपए का था, हम्म। तो पीछे फैमिली अफोर्ड कर सकती है। अब कनेडियन डॉलर चला गया है 215 पे। मेरी ट्यूशन फीस थी $13,000। मैंने यूपीसी को, मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिल गया, कुछ कोविड के दिनों में कंपनसेशन मिल गया आगे पीछे। मैंने एट द एंड ऑफ द डे $13,000 पे किया। पाकिस्तानी वो बनते हैं तकरीबन कुछ 14-15 लाख रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फीस चली गई है $25,000 पे, 22 लाख, $25,000 पे। डॉलर चला गया है तकरीबन 250 पे। आपकी फीस जो है ना, वो 40-50 लाख रुपए हो गई है। मंथली रहने का खर्चा आजकल, अगर आप स्टूडेंट हैं वैंकूवर के अंदर, वैंकूवर की बात कर रहा हूँ, वैंकूवर थोड़ा एक्सपेंसिव है। वैंकूवर में स्टूडेंट रहना है, आपको 1200-1300 डॉलर कम से कम चाहिए। आपने खाना भी है, आपने कागज पेंसिल लेने हैं, आपने 6 महीने में एक आधी को पैंट शर्ट लेनी है, तो आपको 1200-1300 चाहिए, मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ। साल का हो गया तकरीबन 30 लाख रुपए। और फिर हम्म। अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो टिकट आजकल पाकिस्तान की अगर आप सर्च करते हैं, 2200-2300 डॉलर की एवरेज चल रही है। 5 लाख रुपए की रिटर्न टिकट है। ये सारा मिला जुला के अगर आप हर साल में एक बार आते हैं, तो आपको इसमें 1 करोड़ रुपए का मार्केट हो रहा है पाकिस्तान में। अब लोग कहते हैं जी वो कहीं से कर लेंगे करो, ठीक है जी, वो आपने कर लिया, कर भी लेते हो, ऐसी बात नहीं है। कोई पाकिस्तानियों के लिए जितना माशाल्लाह से वो पाकिस्तान में अल्लाह ने बांटी है दौलत, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप वो कर लेते हैं ना, जब आ जाते हैं, आप ग्रेजुएशन के बाद अनएम्प्लॉयड टाइम को काउंटर नहीं कर रहे होते। लेट्स से आप 6 महीने अनएम्प्लॉयड रहे हैं बाद में, उसमें आपको जो स्ट्रेस होना है, आपने जॉब अप्लाई करनी है, आपको रिजेक्शन ईमेल डालनी है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और ये सब कुछ चल रहा है, वो जो 6 महीने 7 महीने है, उसका एक्सपेंस निकालना है। उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। लेट्स से वो 6 महीने का आप एक्सपेंस लगा लें, कम से कम पर मंथ अगर आप $2,000 भी रखें साइड पे बैचलर बनने के लिए, 4 लाख रुपए, 6 साल, 25-30 लाख तो वो लगती है। और गारंटी फिर भी नहीं है कि आपको मुझे 2 महीने में मिल गई थी, लेकिन मिलने को जब आए तो फिर आपको जल्दी भी मिल सकती है। हम्म। और जब बीच में अनफोर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई की, उसके आपको $2,000 लग गए, $250 लग गए, $500 लग गए, अब 300 लग गए, वो खर्चे भी होते हैं। फिर अगर आपने गाड़ी रखी है, गाड़ी की मेंटेनेंस निकल आई, ओनर ने कहा घर चेंज कर दो, 100 चीजें और छोटी छोटी होती है। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर आप एक वाइफ को ऐड करें तो डिफिकल्टी आपकी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। उसमें अगर आप 2 से 3 बच्चों को ऐड कर दें, एक बच्चे को भी ऐड कर दें, वो डिफिकल्टी आपकी यहाँ चली जाएगी। और फिर आपको जब पाकिस्तान में अगर आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है, तो आपने ही सब कुछ करना है, तो वो और ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। अनलाइक पाकिस्तान, आप घर पे छोड़ के नहीं जा सकते, आपको उनको डे केयर में छोड़ना पड़ता है, किसी के साथ छोड़ना पड़ता है। तो बहुत से लोग होता है वाइफ जॉब नहीं करती, वो और मसले मसाइल होते हैं। तो यहाँ की चैलेंजेस जो है ना, अगर आप आ रहे हैं सो बिस्मिल्लाह आप आए, हम भी आए हैं। और लोग कहेंगे कि वहां बैठ के बुराइयां करते हैं। हम जिन हालात में आए थे वो हालात और थे। हमें संभलते संभलते काफी टाइम लगा। हमने वो लेसन सीखे हैं लड़खड़ा लड़खड़ा के। और अभी मैं सोचा कि अगर मेरी कोई बैक में, जब मैं ग्रेजुएट उस जमाने में अगर मेरी वाइफ होती, जो अपना होती, हम दोनों यहाँ करते, बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाना था। और ये लोग ये चीजें नहीं देखते। तो आप आए, बिल्कुल आए। आप किसी लेटेस्ट जो बंदा यहाँ पे आया है ना, उनसे कंसर्न करें, और एक से ना कंसर्न करें। हो सकता है कि एक से आप बात करें वो लकी हो, हम्म। आप 3-4 से बात करें कि क्या हालात है।
तो ये मैंने ऊबर की है, मैं जब स्टूडेंट था मैंने उस जमाने में ऊबर चलाई, थोड़ी ऊबर ईट्स पे होती थी, वो बड़ा फन काम था। जब मैं डिग्री एंड की ना, तो अनएम्प्लॉयड हो, मैंने तब स्टार्ट की, तो वही ऊबर जो फन होती थी वो तो मुसीबत पड़ गई जब। तो आप दिन में 4 घंटे 5 घंटे रोड पे हैं, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपका दिमाग डम होना चालू होता है। अगर आप 3 घंटे ऊबर करते हैं ना, तो उस 3 घंटे ऊबर के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट चाहिए, हम्म। और उस 1 घंटे रेस्ट के लिए आप फिर घर आएंगे, फिर आप जॉब नहीं अप्लाई कर रहे, फिर आपको और उधर में टाइम जाया कर रहे हो, फिर साथ में भी जॉब लग रही। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लोग देखते हैं कि वो 1 करोड़ लगा के बच्चा बाहर भेज देंगे तो जॉब लगेगी, फिर वो 6 महीने अनएम्प्लॉयड रह जाएगा, उसके भी खर्चे करेंगे, और बहुत सी छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होंगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें को पुश कर रहे थे, लेट कर रहे थे। तो इसलिए मैं पहले कहता कि इमिग्रेशन का भी एक टाइम है। अगर आप बिलो 30 आते हैं, दैट्स परफेक्ट। 30s के बाद चीजें बहुत टफ है, अगर आपके पीछे स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट नहीं है, और टफ हो जाएंगी चीजें। और जो लोग ठीक 40s है। में है वो और टफ हो जाएंगे। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आई थिंक कंक्लूड करेंगे पॉडकास्ट को। फाइनल मैं चाहूँगा कि आप जो है वो अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, जो फ्रेश हम्म ग्रेजुएट्स हुए हैं या जो अभी फाइनल ईयर में हैं, कंफ्यूज हैं, पाकिस्तान में जॉब करनी है, बाहर जाना है, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार आ जाओ लेकिन देख कर लो। देख कर लो। एक ओवरऑल बताएं कि क्या आप एडवाइस देंगे यंग स्टूडेंट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को, ये जो पाकिस्तान रहना चाह रहे हैं, हम्म पाकिस्तान में जॉब करना चाह रहे हैं, या जो ये देख रहे हैं कि यार कोई बाहर अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की, जॉब की। एक हम्म क्या एक अगर आपको कहें कि एक सेंटेंस में आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहें या 1 मिनट के अंदर कंक्लूड करना चाहें तो क्या कहेंगे? सही। 3 सवाल से तीनों को कोशिश करते हैं कंक्लूड करने की। पहला तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोऑप करें या इंटर्नशिप्स करें मीनिंगफुल। ये नहीं कि सिर्फ गए फोटो कॉपी करके आ हम्म। रहे। मीनिंगफुल इंटर्नशिप्स करें जिसमें लिटरली कोई एक चीज सीखें। ड्राइंग पढ़ना हो सकता है, एस्टिमेट बनाना हो सकता है, स्केड्यूल बनाना, कोई चीज सीखें। और साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर सीखें। अगर सिविल इंजीनियर है, प्राइमवेरा सीखें, रेविट सीखें। अगर कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है तो अपने कुछ सॉफ्टवेयर सीखें डिजाइनिंग के। सॉफ्टवेयर के बगैर कोई आगे फ्यूचर नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अव्वल तो पाकिस्तान में जॉब सिक्योर जो है ना अपने स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इमिग्रेशन के खर्चे भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इमिग्रेशन अप्लाई करते करते आपके 10 15 20 लाख निकल जाते हैं। उसमें आपने वेस्ट करवाने हैं, आइल्स देने हैं, वाइफ के आइल्स देने हैं, अगर मास्टर्स करना पड़ गया वो हो गया। तो अगर तो पाकिस्तान में जॉब करें, अच्छी जॉब है, अच्छा लाइफस्टाइल है, कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी है, आने से पहले 10 बार सोचें। 10 लोगों से मशवरा करें कि यार हम इतना पर मंथ कमा रहे हैं, ये हमारे सर्कमस्टांसेस है, और हमारा ये फ्यूचर हमें नजर आ रहा है, उसके बाद करें। अगर हस्बैंड वाइफ है, इट्स अ बिग डिसीजन मूव, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, ये भी अपनी तरफ में एक हिजरत है। तो सोच समझ के करें, और अगर करनी भी है तो स्टैगर करें। स्टैगर इस तरह करें कि आप अच्छी जॉब करें पाकिस्तान में, आपकी वाइफ अच्छी जॉब करें पाकिस्तान में, एक बंदा आओ, पहले दोनों आने की जरूरत नहीं है, और सब कुछ जीरो मत करें पाकिस्तान से। एक बंदा कनाडा आए, टफ डिसीजन है, एक बंदा आए, वो आके यहाँ पे जॉब ढूंढे, जॉब ढूंढते साथ ही वो अपने खर्चे उठाने जगह हो जाए, फिर वाइफ को बुला ले, फिर वाइफ की जॉब खुले। लेकिन अगर दोनों वहां से कुछ देर के यहाँ पे आ जाएंगे, दैट्स अ वेरी सिली डिसीजन। तो हम्म। देख के करें। तो जॉब वाले जो हजरात है, अगर आपको पाकिस्तान में कोई अच्छी जॉब मिलती है दैट मेक्स ए गुड लाइवलीहुड, और आपको अपना फ्यूचर सिक्योर नजर आ रहा है, तो यहाँ के चैलेंजेस बहुत बुरे हैं। मैं कुछ चैलेंजेस पे यहाँ पे बात भी नहीं कर सकता जो लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, वो भागते हैं वापस। आप एक बड़ा ट्रेंड देखेंगे कि जो लोग यंग लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सब एक ही बात कहते हैं कि पासपोर्ट पकड़ो दुबई दौड़ पे। तो हम्म। क्यों दौड़ रहे हैं यहाँ से? वो कुछ LGBTQ के मसले मसाइल हैं स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ, कुछ यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस को ज्यादा भी। अगले 20 30 साल तो हम घर ऑन ही नहीं कर सकते, किराए बढ़ते रहेंगे, और हम लोग हैंड टू माउथ रहेंगे, चेक टू चेक रहेंगे। तो देख के असेसमेंट पूरी करें। और जो लोग बेचारे हैं ना जिनके पास मैट्रिक डिप्लोमा है या DA किया हुआ है, और वो एक ख्वाब में कि जो बस कनाडा पहुंच जाए, उनको मैं कहूँगा कि भैया आप बिल्कुल ना आए। आप आके अपने पीछे वालों की मुश्किल में आएंगे, क्योंकि आप आ जाएंगे, 2 3 साल आप काम भी कर लेंगे, लेकिन आप कुछ फ्यूचर यहाँ पे नहीं, जो स्मूथ फ्यूचर नहीं होगा। फिर आप वो असाइलम फाइल कर रहे हैं या शादी के चक्रों में पड़ जाएंगे, फिर पैसे हम्म। पकड़ा रहे हैं, फिर वो आपको पता लोग करते हैं 100 100 रुपये करते हैं। तो जो तीसरे नंबर पे आपकी बात है ना, इमिग्रेशन और जो कंक्लूड, मेरे 3 चीजें इसमें कंक्लूड हो जाती है देखभाल के।
ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आई थिंक वेरी वेल सेड, एंड आई होप के जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को कि दे गेट सम लेसन, एटलीस्ट एक चीज ही सीख लें आउट ऑफ दिस। इट वुड बी ग्रेट। एट द एंड I would like to say thanks a lot Welcome. for coming and being part of the discussion. I think it was wonderful, and I hope in the future also we get to talk on some other topics. अभी आपने recently जरूर। mentioned किया LGBTQ के topic पे, I think it would be very interesting because I keep following some stuff. So I think interesting होगा कि देखें कि क्या challenges हैं उसको लेके, people who want to have family in Canada, how difficult it is, especially when it comes to children. But in any case, I hope in future we get more chances to talk. And thanks a lot. Thank you once again very much. Okay. Have a good day. Allah Hafiz. You too. Allah Hafiz.